परचम उड़ता रहा। तुर्कों के जज्बा हुब्बुल-वतनी की बड़ी ही अजीब कहानी है। सिर्फ 2 तुर्कों ने एक पूरी कौम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। उस वक्त ये दोनों तुर्क तुर्की में नहीं ऑस्ट्रेलिया में थे। उधर यूरोप में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों के ज़ेरे नगी था। इस मुल्क में यही 2 तुर्क थे। उन्होंने वहां अपना मोर्चा बना लिया और फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ये जंग किस तरह लड़ी और इसका अंजाम क्या हुआ, इस कहानी में सुनिए। 1 जनवरी 1915 के रोज एक ऐसी फौज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी जिसमें सिर्फ 2 आदमी थे। उनका जंगी सामान सिर्फ इतना सा था, 2 जंग आलूद राइफलें और तकरीबन 150 राउंड। उनकी ट्रांसपोर्ट आइसक्रीम वाली रेडी थी जिसके आगे एक बूढ़ा घोड़ा जुता हुआ था। 2 आदमियों की इस फौज का परचम एक मेज पोश था जिसे लाल रंग में रंग कर इस पर इन्होंने अपने हाथों चांद तारा बनाया था। ये तुर्की का झंडा था। ऑस्ट्रेलिया के जनूब में न्यू साउथ वेल्स के छोटे से कस्बे ब्रोकन हिल के लोग अपने साथ रहने वाले 2 मुसलमानों गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला को अफगान समझते थे, क्योंकि उन दिनों ऑस्ट्रेलिया के इस रेगिस्तानी इलाके में सैकड़ों अफगान शुतरबान थे। इन्हें वहां अंग्रेज ले गए थे। बाद में इंकिशाफ हुआ कि गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला तुर्क हैं और जज्बा हुब्बुल-वतनी में कट्टर बल्कि जनूनी वतन परस्त हैं। तुर्की 1914 में ही अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग में शरीक हो गया था, लेकिन सफेद रेश 60 साला गुल मोहम्मद को ऑस्ट्रेलिया में 1914 के आखिरी रोज पता चला कि तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों की बादशाही का मुल्क था। गुल मोहम्मद जोश जिहाद और हिजान से कांपता हुआ अपने तुर्क साथी मुल्ला अब्दुल्ला के हाथ दौड़ा गया। मुल्ला अब्दुल्ला जवान साल आदमी था और ब्रोकन हिल में कसाब था। वहाँ यही 2 तुर्क थे। गुल मोहम्मद ने मुल्ला अब्दुल्ला को बताया कि ऐलान जिहाद का मतलब ये है कि तुर्क जहाँ कहीं भी हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। ऑस्ट्रेलिया चूंकि अंग्रेजों की ममलकत थी, इसलिए इन दोनों तुर्कों ने फैसला कर लिया कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फौरन जंग शुरू कर देनी चाहिए। चनांचे उन्होंने वो सदियों पुरानी राइफलें निकाली जो उन्होंने कभी शौकिया खरीदी थी। उनके पास चमड़े की 3 पेटियां थी, हर एक में 100 राउंड आ सकते थे। उन्होंने तीनों बेल्टों में 150 राउंड उड़स लिए। मैदान जंग में कौमी परचम की जरूरत थी। उन्होंने एक मेज पोश रंग लिया और इस पर चांद तारा बना लिया। इसके एक तरफ बांस डाल दिया। परचम तैयार हो गया। गुल मोहम्मद आइसक्रीम बेचा करता था। इसके लिए उसने एक रेडी बना रखी थी जिसके आगे वो घोड़ा जूत कर सारे कस्बे में घूम फिर के आइसक्रीम बेचता था। उन्होंने असला बारूद रेडी में रख लिया। अब वो जंग के लिए तैयार थे। उन्होंने मैदान जंग का इंतखाब कर लिया। ये जगह कस्बे से 2 मील दूर के गोल और गुंबदनुमा टेलों के इलाके में थी। वो उस जगह चले गए और मोर्चा तैयार कर लिया। करीब से रेलवे लाइन गुजरती थी। गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला दुश्मन का इंतजार करने लगे। कोई निस्फ घंटे बाद दुश्मन आ गया। ये एक मुसाफिर गाड़ी थी जिसमें ज्यादातर कस्बे के लोग कुंभों समेत सवार थे। चूँकि वो नए साल का पहला दिन था, इसलिए लोग इज्तिमाई पिकनिक के लिए जा रहे थे। इनमें अक्सरियत कानकुनों और इनके बीवी बच्चों की थी। वो हंसते और गाते हुए जा रहे थे। बाज बच्चों ने गाड़ी की खिड़कियों में से आइसक्रीम की रेडी देख ली। ये उनकी महबूब रेडी थी। वो तालियां बजाने लगे। दोनों तुर्कों ने फायर खोल दिया। पहली 2 गोलियों से 2 बच्चे मारे गए। दूसरी 2 गोलियों से एक मर्द और एक औरत का खात्मा हो गया। गोलियों से खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इनके टुकड़ों ने कई मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। मुसाफिरों ने चीखो पुकार की। किसी ने जंजीर खींची और गाड़ी रुक गई। मुसाफिर खलबली की हालत में गाड़ी से उतरने लगे। रेलवे लाइन के करीब लोहे के एक बक्स में रेलवे वालों के इस्तेमाल के लिए टेलीफोन लगा हुआ था। इंजन के फायरमैन ने ये बक्स खोला और पुलिस स्टेशन को इतला दी कि गाड़ी पर फायरिंग हो रही है और कई मुसाफिर हिलाक और जख्मी हो चुके हैं। पुलिस इंस्पेक्टर एडवर्ड मिलर ने ये पैगाम सुना तो वो समझा कि फोन करने वाला रेलवे का कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा शराब पी गया है। मगर फायरमैन ने उसे कहा कि जहां से फायर आ रहा है
وہاں ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر چاند اور ستارہ ہے، اور وہاں آئس کریم کی گھوڑا ریڑھی بھی کھڑی ہے۔ انسپیکٹر ایڈورڈ ملر اس ریڑھی سے واقف تھا۔ وہ اس کے مالک گل محمد کو جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ آسٹریلیا میں بھی جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ انسپیکٹر ایڈورڈ ملر اچھل کے اٹھا اور قریب کے فوجی کیمپ میں جا کر بتایا کہ قصبے سے 2 میل دور کیا ہو رہا ہے۔ اسے 80 فوجی دیے گئے۔ اس فورس میں اس نے اپنے بہت سے کانسٹیبل شامل کر دیے۔ فوج اور پولیس کی اس نفری کو فوراً میدان جنگ میں پہنچایا گیا، مگر ترک وہ پوزیشن چھوڑ کر کچھ دور چٹانوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا پرچم ایک اونچی چٹان پر لگا دیا اور مورچہ بند ہو گئے۔ انہیں یقیناً احساس ہوگا کہ پولیسیہ فوج آئے گی اور ان کی اصل جنگ انہی کے ساتھ ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے چٹانی پوزیشن بہتر سمجھی۔ فوج اور پولیس کے سپاہیوں نے چاند ستارے کا پرچم دیکھا اور وہاں ہلا بول دیا، مگر ان کی خوش فہمی ترکوں کے فائر نے رفع کر دی۔ وہ نہایت کارگر فائر کر رہے تھے۔ ہلا بولنے والے رک گئے اور ادھر ادھر پھیل کر چٹانوں کی اوٹ میں جھکے ہوئے یا رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ دونوں ترکوں نے کئی سپاہی اوندے کر دیے۔ ہلا بولنے والے گالیاں دیتے اور کوستے ہوئے پیچھے ہٹ آئے۔ جب سامنے کا یہ حملہ ناکام رہا تو انسپیکٹر ایڈورڈ ملر نے پہلوؤں سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود ایک کانسٹیبل کو جس کا نام جیک ملز تھا ساتھ لے کر ترکوں کے عقب سے آگے بڑھا۔ دونوں دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ فاصلہ 200 گز رہ گیا تو ترکوں نے انہیں دیکھ لیا۔ ترکوں نے 3 گولیاں فائر کی۔ ایک گولی کانسٹیبل جیک ملز کے پیٹ میں لگی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گرا اور تڑپنے لگا۔